अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर डूइंग वेल। हमने ब्लॉक 7 की फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी जिसमें हम कोलिनो रिसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग्स कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कोलिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स ड्रग्स एंड कोलिनेस्टेज रीजनरेटर्स। ये भी उन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेंगे जहां पे कोलिनो रिसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग्स एक्ट कर रहे थे और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कर रहे थे। जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है ना, वही सारे इफेक्ट उससे हो रहे थे। लेकिन ये ब्लॉकर है, कोलिनोसेप्टर यानी कि एसिटाइलकोलिन से रिलेटेड होगा और उन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगा जिसके ऊपर एसिटाइलकोलिन बाइंड करती है, लेकिन उनको ब्लॉक कर देगा। तो जितना भी एसिटाइलकोलिन वाले इफेक्ट थे ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे ये कोलिनेस्टेज रीजनरेटर होता है। जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है वो क्या करता है, वो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करता है, उसे तोड़ता है ताकि वो अपना काम ज्यादा ना कर सके। ये जो है वो रिजनरेट करेंगे उसको ताकि वो एसिटाइलकोलिन को तोड़ सके और एसिटाइलकोलिन अपना काम ना कर सके। बेसिकली होना ये है कि जो हमारे पास कोलिनो रिसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग्स कर रहे थे ना, या एसिटाइलकोलिन कर रहा था पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, वो खत्म हो जाने या पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के सारे इफेक्ट्स जितने भी थे ऑर्गन्स के ऊपर सारे खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहले हमें पता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है उसके अंदर दो तरह के रिसेप्टर्स काम करते हैं। एक होते हैं मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स और दूसरे होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। पहले हमने इनके अगोनिस्ट देखे थे जो इनके ऊपर एक्ट करते थे और एसिटाइलकोलिन जैसे काम करते थे। अब हमने इनके एंटागोनिस्ट देखते हैं। तो एंटी मस्कुरिनिक ड्रग्स कौन कौन से होते हैं? मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स कितने टाइप के थे? M1 से M5 तक, जिसमें M2 और M3 ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो M1 से M5 तक रिसेप्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि नॉन सिलेक्टिव होते हैं, सारे मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर रिएक्ट करेंगे, सब कोई ब्लॉक कर देंगे। इन्होंने बेसिकली अब मस्कुरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है, जो वो काम कर रहे थे वो नहीं करने देना। तो नॉन सिलेक्टिव जो होते हैं वो सारे हम रिसेप्टर्स के ऊपर मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल एट्रोपिन, और इस चैप्टर में एट्रोपिन ही है और एट्रोपिन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ सिलेक्टिव भी होते हैं जो कि सिलेक्टिव रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। जहां पे भी सिलेक्टिव का मतलब आएगा ना, मतलब कि वो एक रिसेप्टर के ऊपर काम करेंगे। तो जो M1 सिलेक्टिव होते हैं सिर्फ M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। ये कौन कौन से है? पायरेंजापिन है, टिलेंजापिन है, बस एक तो नाम याद रख लें। उसके बाद M3 रिसेप्टर्स होते हैं, डायरिफिनेंसिन, टेलोरोडिन वगैरह। तो ये होते हैं। यहाँ पे इसमें एंटी मस्कुरिनिक में आपने एट्रोपिन का वर्ड लाजमी 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 याद रखना है। फिर दूसरे टाइप के रिसेप्टर्स कौन से थे जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड थे? निकोटिनिक रिसेप्टर्स थे। अब ये बेसिकली एक्साइटेशन करा रहे थे। यहाँ पे जो इनके एंटागोनिस्ट होंगे उनको हम एंटी निकोटिनिक ड्रग्स कहेंगे। ये क्या क्या हो सकते हैं? ये गैंग्लियन ब्लॉकर्स हो सकते हैं। अब देखें, निकोटिनिक रिसेप्टर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के दरमियान में थे ना, जब वहां से ही आगे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा तो क्या ये पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना है? तो पहले ये गैंग्लियन को ब्लॉक कर देते हैं कि वहां पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है ना वो ब्लॉक हो जाए। तो ये कौन से ड्रग्स होते हैं? जैसे कि हेक्सामेथोनियम है। अब हमने हेक्सामेथोनियम जब हम सिंथेसिस देख रहे थे एसिटाइलकोलिन की तब भी देखा था, हेक्सामेथोनियम एसिटाइलकोलिन को सिंथेसाइज ही नहीं होने देता। उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स भी होते हैं। हमें पता है कि जो एम निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होते हैं, वहां पे काम करते हैं। तो ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होगा जो न्यूरॉन और मसल के दरमियान कनेक्शन होता है ना, वहां पे होगा। और ये ट्यूबाकोरारिन है, ये भी निकोटीन को एसिटाइलकोलिन को काम नहीं करने देगा वहां पे। तो ये हो गया। उसके अलावा कोलिनेस्टेज रीजनरेटर होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, जो कि एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है, उसे बनाते हैं, उसको रीजनरेट करते हैं। एग्जाम्पल ऑक्साइम्स होते हैं, प्रेलिडोक्साम, वही है जो हमने ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग पे पढ़ा था। तो ये हो गया। अब इस सारे क्लासिफिकेशन में आपको जनरल आइडिया तो होना चाहिए कि एंटी मस्कुरिनिक एंटी निकोटिनिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, नॉन सिलेक्टिव होते हैं। लेकिन जो ज्यादा याद रखने वाली चीज है ना, वो ये एक एट्रोपिन है और दूसरा याद रखने वाली चीज ये ऑक्साइम है, प्रेलिडोक्साम, जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज हुआ था। पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटी मस्कुरिनिक ड्रग्स के। अब यहाँ पे हमने इनकी फार्माकोकाइनेटिक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इफेक्ट्स, क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट सब कुछ देखना है। तो एंटी मस्कुरिनिक ड्रग में मैंने कौन सा बताया था? एट्रोपिन। एट्रोपिन अब क्या है? नॉन सिलेक्टिव। ये सारे ही मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा, M1 से M5 तक। जहां भी जो भी इफेक्ट करता है ना, वो सारे ब्लॉक कर देगा। इसने बेसिकली मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक ही करना था ना। अब फार्माकोकाइनेटिक ये होती है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, कैसे उसको एब्जॉर्ब करती है, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज करती है, एलिमिनेट करती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं।
जो कि कैटजिंग में मेंशन है, हम भी सिर्फ वही करेंगे। तो ये जो एक्ट्रोपिन होती है ना, नॉन सेलेक्टिव होती है, सारे मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। इसकी सोलबिलिटी कैसी होगी? लिपिड सोल्यूबल होगी। अब लिपिड सोल्यूबल है तो ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करेगी और अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी। हमने पढ़ा था कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकती हैं, क्योंकि लिपिड बायलेयर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। इस वजह से लिपिड सोल्यूबल ड्रग इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, टिश्यूज में, सेल्स में, ऑर्गन्स में, हर जगह चल जाएंगे। और फिर इनकी एलिमिनेशन कैसे होती है जब ये अपना काम कर चुकी होती है? एक तो लिवर से एलिमिनेट हो सकती है, यहाँ पर किडनी में मतलब कि यूरिन से एलिमिनेट हो सकती हैं। हाफ लाइफ कितनी होती है, कितनी देर में ये हाफ होती है? जैसे कि अगर हमने 50 mg दी तो कितनी देर में वो 25 mg रह जाएगी, तो ये 2 आवर्स में रहेगी। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितनी देर में अपना काम करती है? 4 से 8 आवर के बाद। अब हमने एक डोज दी ना अगर एट्रोपिन की, तो वो 4 to 8 आवर तक काम करेगी, उसके बाद हमें नेक्स्ट डोज देनी पड़ेगी। तो ये होता है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। फार्माकोकाइनेटिक्स होगी। अब हम इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हमें ये तो पता है कि ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी। पहले जो हमने पढ़े थे ड्रग्स, वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहे थे, उनके अगोनिस्ट थे। इन्होंने ब्लॉक करना है मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को। तो ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का क्या मतलब था? हमने फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ा था कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। कॉम्पिटिटिव के साथ ना कोई भी ड्रग कम्पीट कर सकता है। अगर हम इसके अगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे ना तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर हम एसिटाइलकोलिन को बढ़ा देंगे ना तो ये जो एट्रोपिन है ना, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। वहां पे भी हमने एग्जांपल एसिटाइलकोलिन और एट्रोपिन की थी ना, तो ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। अगर ये नॉन कॉम्पिटिटिव होते ना तो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है अगर हम अगोनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, यानी कि एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा और इनको मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करने देगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि कैसे काम करते हैं। अब इनके क्लिनिकल यूजेस क्या है, हमें कैसे जरूरत पड़ेगी, किन पेशेंट्स के अंदर ये यूज हो सकते हैं। अब ये उन पेशेंट के अंदर यूज होंगे जिनके अंदर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा थी। हमने अब क्या करना है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को कम करना है, ताकि जितने भी वो इफेक्ट हो रहे थे, एबनॉर्मल इफेक्ट हो रहे थे, हमने उसके एडवर्स इफेक्ट में देखा था, वो ना हो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कौन सी कंडीशन के अंदर एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट। अब कुछ पर्सन होते हैं ना जो कि कार वगैरह में बैठते हैं ना, तो वो पीछे से ट्रैफिक देखते हैं तो उनको नोजिया वॉमिटिंग वगैरह होने लग जाता है, तो ये मोशन सिकनेस होती है उनको। अब इस तरह की अगर किसी पर्सन को कंडीशन होगी ना तो हम ये ड्रग्स दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो एट्रोपिन पढ़े हैं, तो ये स्कोपोलामिन हार्सिन कहाँ से आ गई? तो ये जो स्कोपोलामिन हार्सिन होती है ना, ये एट्रोपिन जैसी ही ड्रग्स होती हैं। अब हर कंडीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स होंगे, तो आपने कुछ 2-4 याद रख लेने हैं हर कंडीशन के साथ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटी मोशन सिकनेस के लिए हम स्कोपोलामिन या हार्सिन दे सकते हैं। आइज के अंदर कहाँ पे ये यूज होती हैं? साइक्लोप्लेजिया, मिर्डियासिस और अकोमोडेशन को प्रिवेंट करने के लिए। अब ये देखें, अब आपने यहाँ पे ये नोटिस करना है कि जो हमने पैरासिम्पैथेटोमामेटिक में पढ़े थे या कोलिनोसेप्टर एक्टिवेटिंग के अंदर पढ़े थे, यहाँ पे उल्ट हो जाएंगे। वहां पे क्या था? साइक्लोस्पेज्म था, यानी कि पेनफुल स्पेज्म था सिलडी मसल्स का। यहाँ पे साइक्लोप्लेजिया है, पैरालाइसिस ही होगी सिलडी मसल्स की। वहां पे क्या था? मियोसिस था, यानी कि कंट्रैक्शन हो रही थी प्यूपल की, डायलेटर प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ताकि नियर विजन को देख सके। यहाँ पे क्या है? मिडरिएसिस हो रही है। मिडरिएसिस का मतलब होता है रिलैक्सेशन होनी है, रिलैक्सेशन होनी है आरएस मसल की, यानी कि जो हमारे पास प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था मसल, वो अब रिलैक्स कर जाएगा। अकोमोडेशन प्रिवेंट होगी। वहां पे क्या था? अकोमोडेशन हो रही थी क्योंकि सिलडी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं होगी क्योंकि सिलडी मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। तो ये हो गया, अकोमोडेशन नहीं होगी तो हम नियर विजन हमारा खराब हो जाएगा, ब्लड विजन हो जाएगा इसके अंदर, तो ये याद रख लेना है। उसके बाद ब्रोंकाई में देखें, वहां पे क्या हो रहा था? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी। यहाँ पे उल्ट होगा, ब्रोंको डायलेशन होगी। इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स हो सकते हैं? इप्राटोपियम है, टायटोपियम है, एक्लेडिनियम है, ओमेक्लेडिनियम वगैरह होता है। आइस के जो ड्रग है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पास्ट पेपर्स में भी आए हैं जब एमसीक्यू आता होता था। अब तो एमसीक्यूज आएगा, लेकिन एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, हिमेट्रोपिन वगैरह, तो ये आपने लाजमी देख लेने हैं। ब्रोंकाई में समझ आ गया, ब्रोंको डायलेशन कराएंगे। एस्मा और सीओपीडी में वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करा रहे थे।
फिर गट में जीआईडी में क्या होगा, जीआईडी के अंदर एसिड सिक्रेशन को डिक्रीज करेंगे एसिड पेप्टिक डिजीज और पेप्टिक अल्सर के अंदर। वहां पे क्या हो रहा था, सारी सिक्रेशंस जो थी ना वो इंक्रीज कर रही थी, सारे ग्लैंड्स की सिक्रेशन सब कुछ इंक्रीज कर रहा था, लैक्रिमेशन सैलिवेशन वगैरह सब कुछ इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, एसिड सिक्रेशन डिक्रीज करेगा एसिड पेप्टिक डिजीज तो पेप्टिक अल्सर्स वगैरह में। अब पेप्टिक अल्सर एसिड पेप्टिक डिजीज में अगर एसिड सिक्रेशन यानी हमें पता है ना स्टमक के अंदर HCl होता है, अगर वो बहुत ज्यादा होगा तो अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं, उनको कम करने के लिए ये यूज होगा। उसके बाद ब्लैडर के अंदर ब्लैडर स्पेज्म को रिड्यूस करता है या माइल्ड स्टेटस में यूज हो सकता है। हमें पता है कि वहां पे ब्लैडर की स्मूथ मसल्स की ट्राइगोन की कंट्रैक्शन हो रही थी, यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन होगी ताकि ब्लैडर स्पेज्म खत्म हो सके। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो भी पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग कर रहे थे, कोलिनोसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग कर रहे थे, ये सब कुछ उल्ट हो जाएगा। अगर आपको वो याद है तो मतलब आपको ये भी याद है, बस आपने ड्रग के नाम याद रखने होंगे। नेक्स्ट आ जाता है टॉक्सिसिटी। एटोपिन टॉक्सिसिटी के अंदर क्या क्या होता है, अगर एटोपिन बहुत ज्यादा किसी पर्सन ने ले लिया तो क्या होगा, हाइपरथर्मिया एटोपिन फीवर हो सकता है। अब देखें, अब हमने पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक में पढ़ा था कि वो स्वेटिंग को, सैलिवेशन, लैक्रिमेशन वगैरह को इंक्रीज कराते हैं। तो जब स्वेटिंग होती है ना तो बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब स्वेटिंग हो ही नहीं रही तो कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा, एटोपिन फीवर, हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, सेलिवेशन, स्वेटिंग, लैक्रिमेशन सब कुछ डिक्रीज करेगा। टेकिकार्डिया, एरिथमिया, वहां पे ब्रेडिकार्डिया हो रहा था, यहाँ पे टेकिकार्डिया, एरिथमियास होंगे, कॉन्स्टिपेशन होगी, वहां डायरिया हो रहा था, यहाँ कॉन्स्टिपेशन होगी। इसके अलावा ब्लड विजन होगी, वहां पे नियर विजन में हम अकोमोडेशन करते होते थे। यूरिनरी रिटेंशन होगा, ओपन एंगल ग्लोकोमा होगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब ये जो ओपन एंगल ग्लोकोमा वाली कंडीशन है ना, इसके ड्रग्स भी हम आगे पढ़ेंगे, ये लास्ट चैप्टर्स में है। ओपन एंगल ग्लोकोमा में ये होता है कि ये एक आई कंडीशन है, इसके अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज करता है क्योंकि जो एक्वस ह्यूमर होता है ना आईज के अंदर वो इंक्रीज कर जाता है। ऑप्टिक नर्व की पैरालिसिस हो सकती है, इसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर एक्वस ह्यूमर जो है वो रिलीज ही नहीं होगा, उसका आउटफ्लो ही नहीं होगा। एटोपिन सब कुछ कम कर रहा था ना, स्वेटिंग, फ्लेक्टिवेशन, एलिवेशन वगैरह नहीं होने दे रहा, इसी तरह एक्वस फ्लो को भी कम करेगा, जिसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब जो ऑप्टिक नर्व होती है आईज के ऊपर, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ग्लाकोमा डेवलप हो सकता है, ब्लड विजन हो सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या दे सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं फाइसोस्टिग्मीन। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग था और ये टेकिकार्डिया को ट्रीट करेगा, ये ब्रेडिकार्डिया कराएगा, हार्ट रेट को स्लो कराएगा। उसके अलावा कूलिंग ब्लैंकेट वगैरह अगर हम यूज करेंगे तो वो हाइपरथर्मिया के लिए बेनिफिशियल होंगे। अब कुछ इसके कंट्रा इंडिकेशंस भी होती हैं एट्रोपिन के, कि इन कंडीशन के अंदर हमने एट्रोपिन नहीं देनी होती, जैसे कि ग्लाकोमा है। अब अगर पहले ही उस पर्सन को ग्लाकोमा है, हम उसको एट्रोपिन दे देते हैं तो उसका ग्लाकोमा इंक्रीज करेगा क्योंकि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके अलावा प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इन्फेंट्स हाइपरथर्मिया, इन कंडीशंस के अंदर भी हमने एट्रोपिन नहीं देना होता। फिर कुछ एंटीमस्कुलिनिक ड्रग्स होते हैं जो कि सिलेक्टिव होते हैं, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में बात की थी। अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमारे पास एट्रोपिन इंपॉर्टेंट है, ये बस आप एक दफा देख लें। तो M1 सिलेक्टिव पायरेंजापिन, तिलांजापिन था, M3 सिलेक्टिव डेरिफेनेंसिन, टेट्रोडोडिन वगैरह था। यूज कहाँ भी हो रहे थे, M1 सिलेक्टिव पेप्टिक डिजीजेस के अंदर यूज हो रहे थे, M3 सिलेक्टिव यूरिनरी एंजेंसी और इनकॉन्टिनेंस वगैरह के अंदर यूज हो रहे थे। अब इनके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे कि पैरासिम्पैथेटोलिटिक इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो पैरासिम्पैथेटोलिटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। उसके अलावा कुछ एंटीनिकोटिनिक ड्रग्स भी होते हैं, जैसे कि हेक्सामेथोनियम है। हेक्सामेथोनियम है, ये हाइपरटेंशन के अंदर यूज होता है, ये सारे ऑटोनोमिक इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है क्योंकि एसिटाइलकोलिन ही रिलीज नहीं हो रहा। एसिटाइलकोलिन ही एक्ट कर रहा था ना निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों के अंदर, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो रहा। अब वो जो एक्साइम था, प्रेरिडोक्साइम था, वो हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में पढ़ चुके हैं कि वो कैसे कैसे काम करता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर यूज होता है और उसके अंदर एजिंग भी हो जाती है, तो वो वहां से करना है प्रेरिडोक्साइम वाला। एंड दैट्स इट। इन नोट्स का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप लाजमी देख लीजिएगा।